एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 के गृह विज्ञान जो चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम क्या है, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। पूरे चैप्टर में आपको खाने के चीजों को सुरक्षित करना, कैसे इस्तेमाल करते हैं और यदि सही तरीके से खाने को नहीं रखा जाए तो खाना खराब हो जाता है। इसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है। इसको प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थात टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सुरक्षित किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। आज इसके नोट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है कि खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ क्या है। क्या समझते हैं आप खाद्य प्रसंस्करण से? प्रसंस्करण होता क्या है और खाने की चीजों में इसका क्या मतलब है? खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ है खाद्य पदार्थों की जीवन अवधि बढ़ाने के लिए उन्हें अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजारा जाना। जो भी भोजन हम करते हैं, जो भी भोजन वाली चीजें होती है हमारी, उनके जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए। अब जीवन अवधि को बढ़ाने का क्या मतलब है कि खाना मर जाता है? नहीं, उनके फ्रेशनेस को, उनके ताजापन को बरकरार बनाए रखना। क्योंकि कभी भी आपको अगर खाना खाने के लिए दिया जाता है तो आप कोशिश करते हैं कि आपको ताजा खाना मिले या फिर कोई ऐसा खाना मिले जिसमें अब दुर्गंध होगा, खाने में खाना बासी हो जाएगा, खाने में फफूंदी लग जाएगी, खाना महक दे रहा होगा, तो क्या आप उसे खाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाद्य प्रसंस्करण का मतलब क्या है कि खाद्य पदार्थों की जीवन अवधि, मतलब लंबे समय तक यदि हम किसी भोजन को बिल्कुल ताजा बना के रख सकते हैं तो उसे हम खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। अलग अलग प्रक्रियाओं से इसे गुजारा जाता है इसके फ्रेशनेस को बरकरार रखने के लिए। इसके अंदर किसी प्रकार की खराबी ना है, इसमें किसी प्रकार का दुर्गंध ना है। इस प्रकार की प्रक्रियाओं को करने के लिए इसको कई अलग अलग स्टेप से गुजारा जाता है। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे मैगी खाया होगा, नूडल्स खाए होंगे, चिप्स खाया होगा, आलू का कुरकुरे खाया होगा, वो पैकेट में बंद रहता है, पैकेट में हवा रहती है जो उसके अंदर के चीजों को सुरक्षित रखता है। तो इसी तरह के इसके अलावा इसमें मूल गुणों को भी लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। अब खाने में जो पौष्टिक तत्व होता है उसको भी लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं से उन्हें गुजारा जाता है उन्हें हम खाद्य प्रसंस्करण के नाम से जानते हैं। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, तकनीक, नए नए तरह की जो चीजें हैं। जैसे कि हर एक बच्चों के घर में ना फ्रिज है। हर एक बच्चे के घर में फ्रिज क्यों है? क्योंकि उसमें आप खाने को सुरक्षित रख सके, लंबे समय तक रख सके, इसलिए तो हम फ्रिज का उपयोग करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम उसमें पानी ठंडा भी करते हैं गर्मी के समय में, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुख्य काम फ्रिज का इसलिए फ्रिज को रखा जाता है घर में कि अगर हमने कभी खाना बनाया और कुछ खाने बच जाते हैं ना तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो, शाम के समय में उसे हम खा लें। तो ये जो है वो प्रौद्योगिकी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है, तकनीक के माध्यम से होता है। प्रौद्योगिकी का अर्थ है विज्ञान द्वारा विकसित नई तकनीकों का प्रयोग द्वारा खाद्य उत्पादक, गुणवत्ता, भंडारण, संरक्षण एवं सेल्फ लाइफ को बढ़ाना एवं आसान बनाना। समझिएगा, गुणवत्ता जो है मतलब खाने के अंदर जो गुण है, पौष्टिक है, खनिज है, मिनरल है, विटामिन है, उसको बरकरार रखना है, भंडारण करना। अब अभी के टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके माध्यम से हम चीजों को भंडारित करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर आप गेहूं चावल उगाते हैं, आलू उगाते हैं तो उसे कुछ समय के लिए कहाँ रखाते हैं? स्टोर रूम में रखाते हैं। या फिर गांव में जाओगे तो भूसकार होता है, भूसे के अंदर उन चीजों के अंदर दवाई ववाई मिला के भंडारित कर लिया जाता है। संरक्षण मतलब उसे सुरक्षित रखे जाने के लिए, और सेल्फ लाइफ मतलब उसकी आयु को बढ़ाने के लिए और आसान बनाने के लिए हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का इतिहास। मतलब खाद्य प्रसंस्करण क्या हमने अभी अभी शुरू किया है? खाने को सुरक्षित करना हमने अभी अभी शुरू किया है? या फिर जो प्रौद्योगिकी का इतिहास है, जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो क्या कल से शुरू हुआ है, 1 तारीख से शुरू हुआ है, 4 तारीख से शुरू हुआ है? नहीं, इसका एक लंबा इतिहास है। बहुत पहले से, बहुत लंबे समय पहले से ही प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल होता रहा है। हाँ, अभी के समय में उच्च लेवल की जो प्रौद्योगिकी है, जो मशीन है, वो नहीं था।
प्राचीन काल से भारत में फसल कटने पर अनाजों को सुखाया जाता है। जब हमारे गांव में या कहीं भी फसलों को काटा जाता है तो सबसे पहले उसे सुखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर मॉइस्चर है अनाज में तो वो धीरे धीरे अनाज को खराब करता है। पानी के अंश यदि अनाज के अंदर लग जाए या किसी भी प्रकार के चीजों में लग जाए तो उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। प्रारंभ में खाद्य पदार्थों का संसाधन उनकी सुपाच्यता, स्वास्थ्य सुधारने और निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए किया जाता था। पहले के समय में बहुत, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीक नहीं था, मशीन नहीं थे, उस समय भी खाद्य पदार्थों को जब काटा जाता था ना तो उनकी सुपाच्यता मतलब हमारे शरीर में जो पचने की क्षमता है उसके हिसाब से, स्वास्थ्य सुधारने और निरंतर उसकी आपूर्ति पूरे करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। जैसे कि भारत में आपको पता है ना कि अचार का निर्माण होता है। भारत में अचार या मुरब्बा बनाने की प्रवृत्ति जो है वो बहुत पहले से है। हम लोग अचार जो बनाते हैं ऐसा तो नहीं है कि कल अचार खाना है तो आज बना लेंगे। अचार बना के रख लेते हैं। अरे कई बार तो 4-4 साल, 5-5 साल का अचार भी हम लोग उपयोग करते हैं। और कहा जाता है जितना पुराना अचार होता है ना उतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। या मुरब्बा की बात कर लेते हैं। अगर हम आंवले का मुरब्बा का निर्माण करते हैं तो क्या है कि आज बनाए और कल खा लिया, ऐसा तो नहीं। लंबे समय तक, हफ्ता, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक इसका उपयोग करते हैं। तो ये कैसे सुरक्षित रह पाता है, ये इसके अच्छे उदाहरण है जो पहले के समय में। आज तो अचार बनता है, इसका ये मतलब नहीं है कि पहले अचार नहीं बनता था। देखो अचार के नाम से ही पानी आ रहा है। खट्टेपन का एक अपना मजा आता है। तो अचार जो है वो पहले भी बनता था, मुरब्बा पहले भी बनता था। आज हमारे पास मशीन है तो ये काम आसान हो गया, लेकिन पहले भी इसे सुरक्षित रखा जाता था। फलों और सब्जी या अनाजों में भी ये बनाए जाते हैं। फलों और सब्जी और अनाजों से भी बहुत तरह की ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जिनकी गुणवत्ता को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे समय बीता गया है तो उन्नत परिवहन, अधिक ज्यादा जो टेक्नोलॉजी जैसे जब से बढ़ी है तब से परिवहन में भी सुधार आया है, यातायात में सुधार आया है, संचार में सुधार आया है और बढ़ते औद्योगिकीकरण ने ग्राहकों की आवश्यकताओं की ओर विविधतापूर्ण बना दिया है। और अब यह सुविधाजनक खाद्य पदार्थ, ताजे, अधिक प्राकृतिक, सुरक्षित और स्वादवर्धक खाद्य पदार्थों की भी मांग बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, लोग अपडेटेड हो रहे हैं, तकनीक को जान रहे हैं, तब वो क्या चाहते हैं कि उनको ना बिल्कुल ताजा खाना मिले। एक पैकेट में भी बंद खाना है तो ऐसा कंपनी अच्छा होगा तो बहुत ज्यादा सुरक्षा पद्धतियों को इस्तेमाल करेगा जिससे वो लंबे समय तक गुणवत्ता उसकी बढ़ती रहती है। अभी के समय में बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं जो आपको पैकेट में बंद मिलेगा। जैसे हम एक आम की उदाहरण को ले लेते हैं कि आम का ना एक जूस मिलता है जिसे हम फ्रूटी कहते हैं या माजा कहते हैं। ये दोनों ब्रांड बड़े ही फेमस है मार्केट में। तो क्या लगता है कि आम के रस को किसी न किसी प्रकार से उसके गुणवत्ता को बनाए रखने के बाद उसे पैकेट में बंद किया जाता है ताकि यह लंबे समय तक चले। ऐसा तो नहीं है कि फ्रूटी कंपनी ने आज पैकेट पैक किया और कल हमारे पास आया और हमें बता दिया कि भाई आज ही तू इसे पी लेना, परसों तो ये खराब हो जाएगा। नहीं, ये तो बनने के बाद महीने, 2 महीने, 6 महीने तक मार्केट में रहता है और वही का वही स्वाद रहता है। तो स्वाद को भी सुधारा जाता है, गुणवत्ता को भी सुधारा जाता है ताकि वो मार्केट में बना रहे। क्योंकि अभी के समय में जिस प्रकार से तकनीक आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, तो लोगों का डिमांड भी इसी प्रकार का आ रहा है। ग्राहकों की इस मांग को विज्ञान और तकनीक को खाद्य पदार्थों से जोड़ दिया। ग्राहक जैसा डिमांड कर रहे हैं उसी प्रकार से विज्ञान की टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। नए नए मशीन आ रहे हैं जो बहुत से ज्यादा सिक्योर कर रहे हैं, फूड को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का इतिहास को समझ लिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है? खाद्य फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। खाद्य प्रसंस्करण को ना इंग्लिश में फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इसका क्या महत्व है, क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे भोज्य पदार्थों के लिए, उसे गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए? देखिए, भारत की कृषि उत्पादन बढ़ने के कारण भंडारण और प्रसंस्करण की आवश्यकता बढ़ गई। भारत की जब कृषि उत्पादकता बढ़ गया, जब कृषि में ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने लगे, हम ज्यादा से ज्यादा दाल उगाने लगे, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां उगाने लगे, तो उसे स्टोर करना भी तो जरूरी था।
नहीं तो सब्जियां खराब हो जाएगी, अनाज खराब हो जाएंगे। तो उसको स्टोर करने के लिए और स्टोर करने के साथ साथ उसके गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए इस प्रकार की मशीनें का नीड होने लगा, हमको जरूरत होने लगी। जीवन शैली में वैश्वीकरण के कारण विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ी। जीवन मतलब देखिए, जीवन शैली में वैश्वीकरण का क्या मतलब है कि एक पूरी दुनिया जो है वो सिमटती गई है। किसी भी देश का कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी आसानी से अवेलेबल है आज के समय में। बहुत सारे शॉपिंग साइट्स ऐसे हैं जहां पे आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, अमेरिका से आपको सामान आपके घर तक दे जाएगा। भारत के किसी कोने में, हम बिहार में बैठे हैं और हिमाचल प्रदेश से सामान मंगवा रहे हैं, कश्मीर से सामान मंगवा रहे हैं, बेंगलोर से सामान मंगवा रहे हैं, गुजरात से सामान मंगवा रहे हैं। ये तो छोड़िए, हम बेंगलोर से सामान तक मंगवा लेते हैं। तो ये वैश्वीकरण के कारण तो हुआ है। इसके अलावा ये तो हम भारत की बात कर रहे हैं। अमेरिका का कोई जैकेट मेरे को बहुत पसंद आ गया, ठंड के समय में ऑर्डर किया, अमेरिका से जैकेट हमारे घर तक आ गया, डोर स्टेप डिलीवरी है। तो ये क्या है, वैश्वीकरण के कारण हुआ है। तो ये सिर्फ कपड़ों के अंदर नहीं है, खाद्य पदार्थों के अंदर भी है कि जब से वैश्वीकरण हुआ है तब से इस प्रकार के खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है। आहार में पोषक तत्वों की कमी को प्रबलीकरण या फूड फोर्टिफिकेशन के द्वारा पूरा करना, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस अनाज में जिस चीज की कमी है, मान लीजिए हम नमक का उपयोग करते हैं अपने भोजन में, तो कहते हैं लोग कि नमक में तो आयोडीन होता है। भाई आयोडीन होता है, लेकिन उसमें और उसको प्रबल करने के लिए, आयोडीन को मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा आयोडीन उसके अंदर टेस्ट किया जाता है। और आटा में आपको फॉलिक अम्ल मिलाया जाता है जिससे उसकी गुणवत्ता बनी रहे। विटामिन ई जो है और विटामिन ए जो है, यहाँ पे विटामिन ए तो नहीं है, लेकिन विटामिन ई और विटामिन ए जो है वो तेल और घी में मिलाया जाता है ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे और इंसान जो इसका सेवन करता है उसके भी शरीर का सेहत बना रहे। खाद्य पदार्थों में ऊर्जा की मात्रा को कम करने के लिए एवं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करने के लिए चीनी की जगह पर कृत्रिम मिठास का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मिठास जो है वो अक्सर हमने सुना है चीनी से ही हमारा पूरा होता है, लेकिन चीनी अधिक मात्रा में सेवन करने से शुगर जैसी बीमारी भी तो हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। तो अभी के समय में क्या है कि कृत्रिम मिठास, आइसक्रीम में इसका उपयोग होता है। आइसक्रीम में आपको ना कृत्रिम मिठास डाला जाता है। आप जो समझ रहे हैं कि अब लोकल का तो पता नहीं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें चीनी की जगह पर कृत्रिम मिठास डालती है जिससे आपका शरीर में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। कार्बोहाइड्रेट की ही मात्रा की बात कर ले तो ये सब ना कृत्रिम तरीके से इसमें उपयोग में लाया जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य विज्ञान क्या है। सब कुछ है। खाद्य विज्ञान क्या है, तो यही है सब कुछ। खाने के बारे में सारा इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आपका खाद्य विज्ञान कहलाता है। यह एक विशेष क्षेत्र है, जानकारी का स्रोत का क्षेत्र है, पढ़ाई है, नॉलेज है, जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन और भौतिक कला, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रयोग शामिल है। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। मैंने भी आपको बताया ना कि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर हो सकता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि खाद्य विज्ञान जो है उसमें भोजन से जुड़ी हुई सारी चीजें आती है, चाहे वो रसायन हो या भौतिक कला हो, कृषि विज्ञान हो, सूक्ष्म जीव विज्ञान हो, ये सभी इसी के अंदर शामिल है। इसमें फसल काटने से लेकर, जब हम फसल की कटाई करते हैं तब से लेकर भोजन पकाने एवं खाने की सभी तकनीकी जुड़े हुए हैं। फसल कैसे काटना है, कैसे भंडारण करना है, कैसे आटा बनाना है, कैसे रोटी बनाना है, कैसे पकाना है और कितना पकाना है कि इसकी गुणवत्ता कुछ क्षति ना हो। ये नहीं कि रोटी को बिल्कुल जला जला के काला कर दिए तो फिर क्या फायदा रोटी खाने का, उसकी तो गुणवत्ता ही खराब हो गई ना। तो ये सारी जानकारी जो है वो खाद्य विज्ञान के अंदर ही आती है। मतलब भोजन से जुड़ी हुई चीजें जितनी भी है, जितने भी स्रोत है, वो चाहे उत्पादन हो, भंडारण हो या किसी भी प्रकार की जानकारी हो, आपके खाद्य विज्ञान के अंदर आता है। खाद्य वैज्ञानिक खाद्य के भौतिक रासायनिक पहलुओं के संबंध में आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। हमें खाद्य की प्रकृति और गुणों को समझने में इसी से मदद मिलता है। वो बताते हैं कि किस प्रकार के भोजन में किस प्रकार के गुणों की आपूर्ति होती है। आप कौन सा भोजन करोगे कि आपके शरीर में फलाना XYZ किसी भी चीज की कमी है तो वो पूरा हो जाएगा। तो ये था हमारा खाद्य विज्ञान। आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य संसाधन क्या है।
खाद्य संसाधन से क्या समझते हैं? एक ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह है जो कच्ची सामग्री को तैयार या आधे तैयार उत्पाद में बदल देता है। यह खाद्य पदार्थों को आकर्षण योग्य और अक्सर लंबे सुरक्षा काल वाले खाद्य उत्पादनों में बदल देता है। देखिए, खाद्य संसाधन जो है इसमें क्या होता है कि बहुत तरह की खाने की ऐसी चीजें होती है जिसे पूरा नहीं पकाया जाता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे आप ना, तो देखेंगे ना कि वहां पे ना चिकन अगर आप ऑर्डर करते हैं, अगर आप मांसाहारी व्यक्ति हैं और आपने गलती से चिकन ऑर्डर कर दिया, तो आप ये समझेंगे कि अब चिकन आएगा, मतलब मुर्गा आएगा, काटेगा, बनाएगा। नहीं, चिकन उनके पास बॉयल तैयार रहता है। चिकन उनके पास बॉयल तैयार रहता है, हाफ, ये नहीं कि वो पूरा पका के रखते हैं। और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में पूरा भी पका के रखते हैं, बस ग्रेवी में आपको डालेंगे और सर्व कर देंगे। तो ये क्या होता है कि उनको ना खाने के योग्य बनाते हैं। और इसके अलावा आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि आकर्षक रेस्टोरेंट की चीजें जो होंगी ना, वो आपको बड़ा ही आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इतना सजा सजाया रहता है ना, इतनी अच्छी उसकी ग्रेवी दिखेगी, इतना लाल हरा पीला आपको दिखेगा ना कि आप उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। इसके अलावा जो खाद्य उत्पादन है उसे भी समझ लीजिए। इसमें खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगे पूरी करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। हम सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं करेंगे, पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। और पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ने का मतलब है कि उन्हें भोजन तो चाहिए होगा ना। बिना भोजन के वो कैसे रहेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे हमारे पृथ्वी पे? नहीं कर पाएंगे। तो अभी के समय में जो नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई प्रौद्योगिकी है, उसके माध्यम से खाद्य पदार्थों की पूर्ति करने के लिए बड़े पैमाने पर इसे तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आलू के चिप्स आप सभी लोग खाते हैं। आलू के चिप्स खाते हैं तो वो पैकेट में आती है। अब मान लीजिए कंपनी अगर 10 से 20 पैकेट मंगाएगी, बनाएगी और मार्केट में उतारेगी, तो क्या इससे लोगों की पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी। उसे तो खाने वाले हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है, करोड़ों की संख्या में। तो इसी हिसाब से कंपनी को उसके प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना होगा कि अधिक से अधिक मात्रा में उसका निर्माण करेगा अपने मशीन के माध्यम से। अब लाखों के जो संख्या है वो किसी आदमी के बस का तो है नहीं, तो वो मशीनों के माध्यम से इस पूर्ति को पूरा किया जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है। खाद्य प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक ज्ञान और उत्पादन के लिए कानूनी नियम एवं व्यवहारिक उपयोग होता है। सुरक्षित पोषण, संपूर्ण वांछनीय के साथ साथ सस्ते सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के चयन, भंडारण एवं संरक्षण, संसाधन एवं पैक करने की कौशलों को विकसित करता है। देखिए, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाने के अंदर जो हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जो तकनीक का उपयोग करते हैं। अब जैसे ये एक प्रकार की तो जानकारी है, विज्ञानी है, साइंसी है, जिसमें वैज्ञानिक प्रयोग, जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के माध्यम से मशीनें बनाई जाती है या फिर बताया जाता है कि इस खाने को इस तरह से पैक किया जाना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक का नाम हम आपको आगे बताएंगे कि सबसे पहले डब्बा बंद खाना कहां से शुरुआत हुआ था। उससे पहले देखिए, इसके साथ साथ यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक ज्ञान और उत्पादन के लिए कानूनी नियमों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कि अब आपने सुना होगा कि बहुत सारे जगहों पे जो बड़े बड़े शहर होते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर घूमते हैं रेस्टोरेंटों के बगल अगल में। वो जाके उस खाने को टेस्ट करते हैं। अगर खाने की गुणवत्ता खराब हो जाती है तो रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाता है। ऐसा सुना होगा आपने। तो ये क्या होता है कि यदि खाने की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो वो खाद्य पदार्थ लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। हाल फिलहाल में आपने मैगी के बारे में सुना था कि उसमें पता नहीं बोल रहे थे शीशा निकल रहा है, लेड निकल रहा है, तो कुछ दिन के लिए मैगी बंद हो गया था ना नेस्ले कंपनी का। तो बाद में क्या हुआ, उसकी गुणवत्ता को पुनः चेक किया गया तो फिर सही है, तो बाजार में लाया गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास। यहां पे अब हम वैज्ञानिक वगैरह का नाम जानेंगे। वर्ष 1810 की बात है। एक साइंटिस्ट थे, एक व्यक्ति थे, निकोलस एपर्ट। इन्हीं के द्वारा खाद्य पदार्थों को डब्बे में बंद करने की प्रक्रिया विकसित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। नाम है निकोलस एपर्ट, समय है 1810। इन्होंने क्या किया, खाने को डब्बे में बंद करना शुरू किया। देखिए, डब्बे में बंद करने से क्या मतलब है कि खाना अधिक समय तक, लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा।
ये देखिए, ये एक महत्वपूर्ण घटना थी इस समय के लिए। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी का खाद्य संरक्षण तकनीकों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जब खाने की चीजों को डब्बे में बंद किया गया तो इसका संरक्षण होने लगा। खाद्य पदार्थों में बहुत तरह के बदलाव आए हैं क्योंकि इन पर यह गहरा असर डाला था और खाद्य संरक्षण की तकनीक पर भी गहरा असर डाला था। इसके बाद वर्ष 1864 में हुई लुई पाश्चर द्वारा, लुई पाश्चर का नाम सुना होगा आपने, विज्ञान में है कि इन्होंने दूध के लिए काफी कुछ अपना दिया था, साइंटिफिक रीजन दिया था। इन्होंने दूध के लिए, दूध को लुई पाश्चर के नियम के हिसाब से भी जाना जाता है, कैसे दूध के गुणवत्ता को लंबे समय तक पैकेट के अंदर सुरक्षित रखा जा सके। तो इन्होंने सबसे पहले दूध के ऊपर नहीं काम किया था, इन्होंने सबसे ऊपर अंगूरी शराब के ऊपर काम किया था। दारू तो भाई कमाल की चीज होती है, तो वैज्ञानिक को भी लत लग गई थी शायद, तो अंगूरी शराब को ना लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने इसके ऊपर काम किया और उसे खराब होने से कैसे बचाएं, इसके ऊपर लुई पाश्चर ने काम किया। और देखिए, प्रौद्योगिकी की वैज्ञानिक आधार देने की शुरुआत थी अंगूरी शराब, जो खराब होने के अतिरिक्त पाश्चर ने अल्कोहल, सिरका, अंगूरी शराब और बियर के अतिरिक्त दूध के खट्टा होने पर भी शोध किया। लुई पाश्चर ने कहां कहां काम किया है, तो अंगूरी शराब के ऊपर काम किया है, इसके अलावा अल्कोहल पे काम किया है, सिरका के ऊपर काम किया है, अंगूर से बनने वाले शराब के ऊपर काम किया है, बियर के ऊपर काम किया है और फिर दूध के ऊपर भी काम किया है कि इनके गुणवत्ता को लंबे समय तक कैसे बना के रखें। आइए अब हम आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, लुई पाश्चर ने रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को नष्ट करने के लिए पाश्चरीकरण, जिसे हिंदी में निर्जलीकरण प्रक्रम कहते हैं, इसको विकसित किया था। दूध के अंदर जो छोटे छोटे जीवाणु उत्पन्न हो जाते थे उसको निष्क्रिय करने के लिए जो इन्होंने शोध किया उसको ही हम निर्जलीकरण का नाम से जानते हैं। पाश्चरीकरण खाद्य की सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। जो खाद्य पदार्थ हमारे सूक्ष्म जीवों की वजह से खराब हो जाते थे या उनके अंदर किसी प्रकार की परेशानी आ जाती थी जिससे वो खाने योग्य नहीं रह पाते थे, उससे सुरक्षा करने के लिए इन्होंने अपना ज्ञान दिया है। समय के साथ साथ 20वीं सदी में कामकाजी महिलाओं के लिए खाद्य उद्योग पोषण संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए बाध्य हुआ है। 20वीं सदी में क्या ऐसी महिलाएं जो बाहर कामकाज करती थी, उनके भोजन के समस्या को समाप्त करने के लिए भी इसे काफी ध्यान दिया गया है। भोजन से जुड़ी मान्यताएं, रुचियां बदली। खाद्य प्रौद्योगिकी विदों ने, जो खाद्य प्रौद्योगिकी के जानकार थे उन्हें हम प्रौद्योगिकी विदों कहते हैं, ने नई तकनीक का उपयोग कर सुरक्षित और ताजे खाद्य उपलब्ध कराने का प्रयत्न शुरू किया। मतलब ऐसा खाद्य पदार्थ जिसे लंबे समय तक डब्बे में सुरक्षित रखा जा सके, पैकेट में सुरक्षित रखा जा सके, इसके ऊपर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। इस स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व। अब देखिए, खाद्य संसाधन और इसके संरक्षण का क्या महत्व है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा खाद्य पदार्थों को रेडीमेड पदार्थों में बदला जाने लगा। जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी थे, जो नए नए मशीन थे, उनके माध्यम से जो खाद्य पदार्थ थे ना, उन्हें रेडीमेड मतलब रेडी टू फूड बना दिया गया। कि मतलब लीजिए, मैगी क्या है, 2 मिनट में तैयार, सब कुछ आता है, मसाला फाड़ो, पानी में डालो, 2 मिनट में तैयार, आप नाश्ता करके रेडी फिट कहीं भी जा सकते हैं। पदार्थों को अधिक उपयोगी सामग्री और लंबे समय तक अस्थायी रहने योग्य और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों में बदलना। लंबे समय तक किसी पदार्थ को रखना। सेब का मौसम है, सेब का जूस बना के हमने पैक कर लिया और पूरे साल बेच रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है। खाद्य पदार्थों के संसाधन करने से भंडारण, लाने ले जाने, स्वाद और सुविधा में भी बढ़ोतरी हुई कि इनको भंडारित कर लो, फ्रिज में रख लो, कोल्ड स्टोर में रख लो और लंबे समय तक आप इनको सुरक्षित रख सकते थे। सूक्ष्म जीवों से खराब होने से बचाना और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। अभी मैंने आपको बताया था लुई पाश्चर ने क्या किया था, वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें सूक्ष्म जीव के कारण उसमें खराबी आ जाती थी, जो खराब हो जाते थे, दुर्गंध आ जाता था, फफूंदी आ जाती थी, तो उनके समस्याओं को समाप्त करके सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, उनके लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य पदार्थों के खराब होने के उत्तरदायी कारण। क्या ऐसे कारण थे जिससे वो पदार्थ जिनका हम सेवन करते हैं, हम खाद्य पदार्थ के नाम से जानते हैं, वो खराब हो जाते थे? कौन कौन से कारण थे? तो देखिए, खाद्य पदार्थ के खराब या नष्ट हो जाने के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी होते हैं।
जैसे कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जीवाणुओं द्वारा परिवर्तन और एंजाइम द्वारा परिवर्तन। ये 4 परिवर्तन जो है वो खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता को खराब करने के लिए सबसे उपयोगी माने जाते हैं। अब हम एक एक को समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, जीवाणुओं द्वारा परिवर्तन क्या है और एंजाइम द्वारा परिवर्तन। चलिए अब हम आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भौतिक परिवर्तन क्या है। तो देखिए, भोजन में भौतिक कारणों से आए परिवर्तनों से भोजन का रंग, रूप, स्वाद खराब हो जाता है। भौतिक परिवर्तन हमारे हाथों के माध्यम से या फिजिकल डैमेज जो होता है उसके कारण यदि भोजन खराब होता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि भार या दबाव के कारण फल अथवा सब्जियों का ढीला या पिलपिला पड़ जाना। केला बड़ा ही मुलायम फल होता है, अगर उसके ऊपर आप भार या वजन डाल दोगे या हाथ से मथ दोगे तो क्या होगा, पिलपिला हो जाएगा, पचपच हो जाएगा, क्या वो खाने योग्य रहेगा, उसके बाद वो डैमेज हो जाएगा। इसी तरह के अगर भोजन पदार्थ खराब हो जाते हैं तो इसे हम भौतिक परिवर्तन के कारण खराब होने वाले भोजन पदार्थ कहते हैं। बार बार फलों एवं सब्जियों के छिलके पर झुर्रियां एवं उनके सिकुड़ जाने के कारण स्वाद में कमी आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसी सब्जियां जिसे हम काट के छिलके रख दे, बैगन को ले लो ना, बैगन को काट के रख दो वो काला हो जाएगा। सेब को देख लो, काट के अगर छोड़ दोगे तो उसका रंग अजीब सा हो जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है जिसके कारण चीजें खराब हो जाती है। भोजन का जलना भी एक भौतिक परिवर्तन ही है। अगर रोटी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो और वो ज्यादा पक जाए, ज्यादा जल जाए तो क्या है, वो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन से कैसे भोजन खराब होता है, तो कई बार गर्मियों में दूध बाहर पड़े रहने के कारण फट जाता है। बहुत बड़ी समस्या है और अक्सर बच्चों को डांट पड़ती है। मम्मी बाहर चली जाती है, वो कभी न कभी बोलती है कि दूध को अंदर फ्रिज में रख देना या उबाल देना। अगर फ्रिज नहीं है तो दूध को उबाल देना, उसकी गुणवत्ता बनी रह जाती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, खेलने के चक्कर में भूल जाते हैं। मम्मी शाम में आती है, कहती है दूध तो फट गया, अब ले, मम्मी थपाथप देना शुरू कर देती है, फ्रिज में क्यों नहीं रखा। अब हम 100 बहाने कर रहे हैं, अरे हम रखे थे, अरे रखे थे तो कैसे फट गया। तो कई बार आपने देखा होगा कि दूध की गुणवत्ता खराब हो जाती है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन जम जाता है। प्रोटीन के जम जाने के कारण पदार्थ खराब हो जाता है। कुछ पदार्थों में प्रोटीन और कार्बोज की आपसी क्रिया के कारण भोजन थोड़ी देर पड़े रहने पर भूरा रंग का हो जाता है। जैसे कि सेब को थोड़ी देर काटकर अगर आप छोड़ देते हैं तो वो भूरा रंग का पड़ जाता है। तो ये सब कारण क्या है, ये सब रासायनिक परिवर्तन में आएगा। भौतिक परिवर्तन भी समझा दिया मैंने आपको, रासायनिक परिवर्तन भी समझा दिया। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जीवाणुओं द्वारा परिवर्तन। किस प्रकार से जो जीवाणु होता है उनके द्वारा भोजन का गुणवत्ता या भोजन खराब हो जाता है। तो भोजन में उपस्थित कुछ जीवाणुओं द्वारा भी खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब हो जाता है। भोजन के अंदर जो जीवाणु मौजूद होते हैं उनके द्वारा भी कभी कभी भोजन खराब हो जाता है। जैसे खमीर, फफूंदी व बैक्टीरिया ऐसे कुछ जीवाणु हैं जिनके माध्यम से भोजन खराब हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि ये खमीर क्या है। यहाँ पे खमीर आ गया है तो खमीर के बारे में जानना है। ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अम्लीय वातावरण में खमीर एक कोशिकीय जीव के रूप में काम करता है और भोजन की शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में अल्कोहल में बदल देता है। भोजन में जो शर्करा मौजूद होता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अल्कोहल में बदल देता है। अल्कोहल मतलब दारू मत समझ लीजिएगा, अल्कोहलिक पदार्थ के रूप में बदल देता है। खाद्य पदार्थ फूलकर खट्टा हो जाता है। जैसे आटे में खमीर उठना, आटा में पानी डाल दो, आटा में पानी डाल दो, उसके बाद देखो आटा कैसा हो जाएगा, महकने लगेगा और उसके अंदर फुफुंदी टाइप का फूलने लगेगा। तो वो क्या है, वो खमीर के कारण होने वाले खराब पदार्थ हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जो खमीर के कारण खराब हो जाते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है फुफुंदी, जिसे इंग्लिश में फंगस के नाम से जानते हैं। तो फुफुंदी ऐसे वातावरण में पनपती है जहां अम्ल तथा क्षार में संतुलन कम होता है। अम्ल और क्षार में अगर संतुलन कम हो तो वहां पे फुफुंदी लग जाती है। और इसका संतुलन कम होने से देखिए कहां कहां खराबी होता है। तो नींबू, अचार आदि पर पनपने वाली फुफुंदी हानिकारक नहीं होती। अचार में फुफुंदी लग जाए ना तो और खाने में मजा आता है। नींबू में लग जाए तो वो खराबी आपके शरीर को नहीं करेगा। लेकिन यही मटर, मूंगफली, गेहूं, राई, जौ आदि पर लगने लगे तो ये खाद्य पदार्थों को खराब कर देता है, उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। अब हम बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं कि बैक्टीरिया से कैसे खाना खराब होता है।
कई बैक्टीरिया बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं तथा खाद्य पदार्थों में विष उत्पन्न कर देता है, खाद्य पदार्थ को विषैला बना देता है, जिसके भोजन से शरीर के अंदर यह विषाक्त उत्पन्न करता है और कई बार उल्टी, दस्त, डायरिया जैसी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है, जो हानिकारक हो सकता है। स्वाभाविक सी बात है, आपके शरीर में यह विषाक्त पदार्थ जाएगा तो वो हानि तो करेगा ही। यह अधिकतर दूध एवं दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली तथा पके हुए भोजन को दूषित करते हैं। दूध से बने हुए पदार्थ में ये अटैक करते हैं, या जो भोजन पक चुका है उसके ऊपर अटैक करते हैं, या फिर मांस, मछली तथा पका हुआ भोजन जो होता है उसको ना बैक्टीरिया खराब कर देता है, उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है एंजाइम द्वारा। देखिए, वनस्पति एवं पशुजन्य भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले एंजाइम रासायनिक प्रक्रियाओं को गतिशील बनाते हैं और भोजन में जल्दी परिवर्तन ला देते हैं। देखिए, वनस्पति एवं पशुजन्य भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम हैं वो क्या करते हैं, रासायनिक प्रक्रिया को गतिशील बनाते हैं और तेज कर देते हैं। रासायनिक, उसमें केमिकल लोचा नहीं होता है, बहुत सारे रसायन में इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, कुछ से कुछ डालो और कुछ बन के निकल जाता है, ऐसा ही यहाँ पे कुछ है। इससे पदार्थ गलने लगता है। पदार्थ क्या होता है, गलने लगता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है। बैगन वगैरह अगर घर में ज्यादा दिन तक टिका रह जाए ना तो वो गल जाता है, खराब हो जाता है। जैसे देर तक कटे हुए फल एवं सब्जियों का रंग, स्वाद, सुगंध और संरचना में अंतर आ जाता है। लंबे समय तक अगर आप किसी फल को काट के छोड़ दो, सब्जी को काट के छोड़ दो, तो उसमें उसका रंग भी चेंज हो जाएगा, दुर्गंध भी आने लगेगा। मीट और मछली परे परे सड़ने लगते हैं। मीट और मछली अगर आप कटवा के लाए हो घर में और आप शौकीन हो मांस मछली खाने का, तो उसे लाते ही तुरंत बनाने का, ये नहीं कि लंबे समय तक रखो, लंबे समय तक रखने के बाद वो खराब हो जाएगा, उसमें दुर्गंध आ जाएगा। ये नहीं कि सुबह में मांस लाए और अगले सुबह में उसको बना रहे हैं, तो भाई वो तो अजब ही हो जाएगा, गजब काम कर जाएगा। तो ये था एंजाइम द्वारा खराब होने वाले भोज्य पदार्थ। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कीड़े मकोड़े और चूहे द्वारा भी काफी कभी कभी भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है। जैसे कीड़े खाद्य पदार्थों को खाकर नष्ट कर देते हैं, जिससे वह खाने लायक नहीं रहता। चूहे अनाज को खा लेंगे, गेहूं को खा लेंगे, चावल को खा लेंगे और उसके बाद उसकी स्थिति खराब हो जाती है। अनाज एवं दालें, कुछ कीड़े अपने अंडे छोड़ देते हैं। जब अनाज या दाल में कोई कीड़ा लगता है उसमें अंडा छोड़ देगा, देखो वो उसमें जाले पकड़ लेते हैं, चिपकने लगते हैं, उसके बाद उसकी गुणवत्ता जो है ना वो खाने लायक नहीं रहती, भोजन को खाने लायक नहीं रहने देते हैं। जैसे गोल कृमि, फीता कृमि, बिना धुले फल, सब्जी और मीट, अंडे को जब छोड़ देते हैं तो झिंगुर की लार से अनाज के दाने उसमें चिपके हुए दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे जो गोल कृमि है ना, ये कीड़ा का नाम है। फीता कृमि मतलब इसके आकार पे इसका नाम दिया गया है। तो अगर आप मीट, अंडे, फल, सब्जी आदि को लंबे समय तक छोड़ दे तो ये इसमें घुस के इसको अयोग्य बना देते हैं, खाने योग्य नहीं रह पाता। अनाज के दाने आपको चिपके चिपके दिखाई देंगे, मैंने बताया ना कि उसमें जाले जाले आपको दिखाई देने लगेंगे। इससे अनाज में क्या होता है, बदबू पैदा हो जाता है। चूहे की मूत्र से भी खाद्य पदार्थ एवं अनाज में संक्रमण फैलता है। चूहे जहां पे खाएगा उसको क्या पता कि टॉयलेट कहां जाना है, वो तो जहां खाता है वहीं पे सुसु कर देता है, और सुसु करने से क्या होता है, वो विषाक्त हो जाता है। उसके अंदर का जो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो अनाज को खाने योग्य नहीं रहने देता। मनुष्य अगर इसे खाए तो वो रोगी बन सकता है, वह रोग का अधिकारी हो जाएगा। आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य संरक्षण की विधियां। खाद्य को संरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग इतिहास पूर्व काल से चला आ रहा है। आज के समय की बात नहीं है, बहुत लंबे समय पहले से ही खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए लोग काम करते आ रहे हैं। जैसे कि फसल कटा हुआ हो, फसल हो या पशु, मीट हो या अनाज से बनी हुई किसी भी चीज को संरक्षण के लिए विधियां जो अपनाई जाती है, उसमें प्रमुख विधियां क्या क्या है। तो धूप में सुखाना, अनाज काटने के बाद लोग धूप में फल को क्यों रख देते हैं, फसल को क्यों रख देते हैं, ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाए और वो लंबे समय तक चल पाए। अचार बनाना, अब अचार बनाने में आपने देखा होगा नमक। अब नमक क्या होता है, जैसे ही आप नमक किसी चीज में डालोगे तो वो उसके अंदर के नमी को सोख लेता है, और जब उसके अंदर नमी ही नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, और जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। इसके अलावा सेकना, भूनना, धूमन चूल्हे में पकाना, ऐसे ही कुछ विधियां हैं
जिसका विवरण आपको आगे बताया जाएगा, जिससे किसी भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, संरक्षण किया जा सकता है उन खाद्य पदार्थों का। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है धूप में सुखाना अथवा निर्जलीकरण करना। अभी आ गया ना कि धूप में सुखाने से कैसे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। तो भोजन पदार्थों में उपस्थित नमी को सुखाकर भोजन को संरक्षित करना निर्जलीकरण कहलाता है। यदि किसी प्रकार के भोजन को आप धूप में सुखा देते हैं तो उससे नमी खत्म हो जाएगी और इस प्रकार के प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहा जाता है। जीवाणुओं की वृद्धि की नमी की आवश्यकता होती है। अगर कहीं भी किसी भी खाद्य पदार्थों में जीवाणु की वृद्धि हो रही है तो उसके लिए नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन खाद्य पदार्थों को सुखाने से उनकी नमी समाप्त हो जाती है। इस कारण से उन्हें काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की यह बहुत पुरानी विधि है, बहुत ही प्राचीन काल से चलती आ रही है। आजकल खाद्य पदार्थों को मशीनों द्वारा उपयुक्त ताप पर सुखाया जाता है। ये काम अब टेक्नोलॉजी द्वारा हो जाता है, तकनीक द्वारा हो जाता है, जिसमें कम समय लगता है और पौष्टिक तत्व की भी कम क्षति होती है। तो ये था धूप में सुखाना अथवा निर्जलीकरण करना। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा खाद्य संरक्षण। कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे प्रकृति में पहले से मौजूद जिनके द्वारा खाने पीने की चीजों को संरक्षित किया जा सकता है, जैसे नमक है, चीनी है, तेल है, मसाले हैं और अम्लीय पदार्थ है। ये वो सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप लंबे समय तक किसी भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नमक। नमक से कैसे आप किसी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यह लगभग सभी संरक्षित पदार्थों में डाला जाता है। जिस खाद्य पदार्थों को आपको संरक्षित करना है उसमें ये चीजें डाली जाती है और ये किस प्रकार से सहायक है उसे देख लीजिए। नमक खाद्य पदार्थों का पानी निकालकर उसकी नमी को कम कर देता है। उसके अंदर जो पानी है उसे सोख लेता है। नमक के कारण खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन नहीं घुल पाती। जहां नमक अब पानी को सोख लिया तो वहां पे ऑक्सीजन जाएगा नहीं, और ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो जीवाणु पनपेगा नहीं, तो वह लंबे समय तक ऐसे में सुरक्षित रहता है, जिसमें भोजन खराब होने से बच जाता है। तो इस प्रकार से आपका नमक भी जो है आपके खाने को बहुत ज्यादा सुरक्षित कर सकता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है कि नमक के घोल में पाए जाने वाले क्लोराइड आयन संरक्षण में सहायता करते हैं। अब नमक में क्या है, क्लोराइड पाया जाता है जो आपके खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। नमक की उपस्थिति में एंजाइम की गति मंद पड़ जाती है। एंजाइम भी भोजन को खराब करता है, तो नमक की उपस्थिति में ये बढ़ता नहीं है, फलता फूलता नहीं है, इसके ग्रोथ रुक जाते हैं। इससे भी भोजन पदार्थ हमारा लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। नमक अचार, चटनी, सॉस तथा डब्बा बंद खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जाने वाला मुख्य संरक्षण है। जितना भी ये नमक है, अचार है, सॉस है, बहुत सारे सॉस आते हैं, डब्बा बंद खाना है, इसमें नमक का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि यह लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि चीनी के द्वारा कैसे खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। तो यह फल, सब्जी, जैम तथा मुरब्बे के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। जो स्वाद में मीठा होता है ना, उसमें न चीनी का प्रयोग किया जाता है और उसको चीनी से सुरक्षित किया जाता है। यह खाद्य पदार्थों के जल में घुल जाता है, जिससे जीवाणुओं को पनपने के लिए उचित नमी ही नहीं मिलता और वो उसमें जम नहीं पाते, जन्म नहीं ले पाते, जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अब तेल भी है जो आपके खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। यह मुख्य रूप से अचार को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अचार में आपने अक्सर देखा होगा कि तेल को रखा जाता है, लहसुन रखा जाता है। ये क्या करता है, ये उस अचार को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि मिस्र में जब लोग मर जाते थे तो लोगों के मरने के बाद उन्हें तेल लगा दिया जाता था, उन्हें मसाले लगा दिए जाते और उनकी लाशों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता था। देखिए यहाँ तो हम भोजन पदार्थों की बात करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको तेल के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता था। अब क्या है, अचार के ऊपर तेल की सतह हवा के साथ जीवाणु को पनपने से रोकती है, जिससे अचार संरक्षित रहता है। अब तेल डाल दिया तो अचार के ऊपर तेल आ गया तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा ही नहीं, और जब कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा तो वह लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मसाले।
कुछ मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, सरसों इत्यादि खाद्य संरक्षण में सहायता करते हैं। ये मसाले हैं जो खाद्य को, खाने वाले चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। राई का स्थान तो संरक्षण में विशेष स्थान पर है। जो मस्टर्ड होता है उसका जो स्थान है खाद्यों को संरक्षित करने में वो सबसे ज्यादा माना जाता है। यह खाद्य पदार्थों को खमीरीकृत करता है जिससे अम्लीय माध्यम उत्पन्न हो जाता है जो खाद्य संरक्षक सहायक करता है। जैसे गाजर की कांची, गाजर की कांची को आप गाजर का अचार भी कह सकते हैं। इसको एक स्लाइस के रूप में, जूस के रूप में भी बनाया जाता है। तो ये मसाले जो हैं इसमें डाले जाते हैं ताकि इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। और इसमें मस्टर्ड जो है, जो राई है या फिर सरसों कह लीजिए, ये सबसे अति उत्तम माना जाता है क्योंकि ये ऐसे मसालों में है जो लंबे समय तक किसी भी भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखता है। अम्लीय पदार्थ को जान लेते हैं। अम्लीय माध्यम जीवाणुओं की गतिविधि और वृद्धि को रोकता है, जैसे नींबू का रस और सिरका। ये सारी चीजें ना मुरब्बा, अचार वगैरह में भी डाला जाता है जो जीवाणुओं को पनपने से रोकता है। तो अम्लीय पदार्थ के माध्यम से भी खाद्य पदार्थों की सुरक्षा लंबे समय तक की जा सकती है। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए, संसाधन की सीमा और प्रकार के अनुसार खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। कार्य मूल्य खाद्य पदार्थ। कार्य मूल्य खाद्य पदार्थ कहने का मतलब है किसी भी काम में, जो भी आप काम करते हैं खाद्य पदार्थ में, वो उसका ज्यादा उत्पादन होता है और कौन से लोग उसका ज्यादा सेवन करते हैं। संश्लेषित खाद्य पदार्थ, खाद्य व्युत्पन्न पदार्थ, फॉर्मूला बदय खाद्य पदार्थ, विनिर्मित खाद्य पदार्थ, संरक्षित खाद्य पदार्थ और चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। ये जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो अलग अलग चीजों में उपयोग किया जाता है। अब जैसे कि लास्ट वाला है चिकित्सीय खाद्य पदार्थ, तो कुछ ऐसे दवाइयां हैं जिसका उपयोग, दवाई वाले खाद्य पदार्थ हैं जिसका उपयोग ना डॉक्टर कहते हैं कि आप इस तरह के भोजन का उपयोग। तो ये सारे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण के रूप में बदला गया। मतलब अलग अलग ढांचों में, कुछ खट्टे खाद्य पदार्थ, कुछ पैकिंग वाले खाद्य पदार्थ, कुछ रेशेदार खाद्य पदार्थ, कुछ खाद्य व्युत्पन्न पदार्थ, कुछ चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। तो अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं ये। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 4 खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के जो नोट्स थे वो समाप्त हो गए। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।